नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं संयम जैन और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर हुई बड़ी मुठभेड़ में देश का सबसे खुंखार नक्सली हिडमा मारा गया। 2 दशक से दहशत फैलाने वाले माओवादियों को सुरक्षा बलों ने अपने निशाने पर लेकर आखिरकार खत्म ही कर दिया। एक तरफ सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है तो वहीं विपक्ष इसे बस्तर की जमीन पर नई सियासी तैयारी से जोड़ रहा है। नक्सल खात्मे की इस सफलता ने अब राजनीतिक मोर्चे पर भी नई गर्मी ला दी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सली हिडमा को खत्म करने के लिए 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी। इसके बाद 3 राज्यों की ज्वाइंट टीम ने मेरठ मिल्ली के घने जंगलों में ऑपरेशन तेज किया, जिसके नतीजे में डेडलाइन से 12 दिन पहले ही हिडमा ढेर कर दिया गया। 2010 के दंतेवाड़ा हमले से लेकर 2013 झीरम घाटी और 2021 सुकमा बीजापुर हमले तक 26 से ज्यादा हमलों का मास्टरमाइंड रहा हिडमा बस्तर का इकलौता ऐसा आदिवासी चेहरा था जो माओवादी सेंट्रल कमेटी तक पहुंच रखता था। इस खबर के सामने आने के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि हम 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। बचे हुए नक्सलियों से पुनर्वास की अपील की है। ये जो सूचना आई है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय पर कि आने वाले 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी हिडमा के मारे जाने को बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। उनका कहना है कि हिडमा का मारा जाना नक्सलियों की कमर तोड़ने जैसा है। वह बड़ा आदिवासी नेता था, उसकी जमीनी पकड़ भी मजबूत थी। जवानों और सरकार को यह बड़ी सफलता मिली है, लेकिन भूपेश बघेल लगे हाथ सरकार पर तंज कसने से भी नहीं चूके। आरोप लगाया कि सरकार बस्तर की जमीन को कॉरपोरेट के हवाले करने की कोशिश कर रही थी। नक्सल मुक्त गांव को आज भी उनके अधिकार नहीं मिले। सवाल इस बात का है कि नक्सलवाद समाप्त, आपने क्या कहा था कि जिस गांव में नक्सल मुक्त होगा 1 करोड़ रुपया देंगे, दिया क्या आपने? हमारी जो नीति थी कि आदिवासियों को जमीन देना, उसको अपने पैरों पे खड़ा करना, रोजगार देना, उसके शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, उसके आवागमन की व्यवस्था, उसके व्यापार व्यवसाय की व्यवस्था करना, ये सब और उसके जो परंपराएं हैं। बहरहाल कुख्यात नक्सली हिडमा के खात्मे को सुरक्षा एजेंसियां निर्णायक सफलता मान रही थी। सरकार इसे नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में बड़ा मोड़ बता रही है तो विपक्ष इसे बस्तर की जमीन और अधिकारों की सियासत से जोड़ रहा है। आगे ये देखना भी दिलचस्प होगा कि मार्च 2026 आते आते छत्तीसगढ़ में नक्सली कितने कम होते हैं और सियासत कितनी बढ़ती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो कुछ इतिहास में ऐसे दंश है कि उन नक्सलियों का आत्मसमर्पण शायद मायने नहीं रखता, उसमें एक नाम हिडमा का था। इसका अंत बहुत जरूरी था क्योंकि इसने देश को बहुत बड़े दंश दिए हैं। तो नक्सली खात्मा और सियासत, इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ कुछ खास मेहमान। निशिकांत पांडे बीजेपी नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। और सौरभ साहू कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत बाबूलाल जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत होगी निशिकांत जी आपके साथ ही। एक बड़ी सफलता देश को मिली है। 2010 का जो कांड याद आता है, 2013 का कांड याद आएगा, 2021 का, ये बड़े बड़े दंश हैं। छोटे छोटे नक्सली खूब मारे गए, छोटे हमले बहुत हुए। 2-5 लोगों की यदि मौत हो जाए या 2-5 नक्सलियों के द्वारा 2 सुरक्षा बल के जवान यदि खत्म हो जाते हैं तो दुख का विषय है, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा दंश दिया था। 75 सीआरपीएफ जवानों को मारा था। इसके अलावा 2013 में 26 लोग मारे गए थे। तो कुछ इतिहास के बड़े दंश थे। बीजेपी कैसे देखती है इस बड़ी सफलता को? सैम जी, आपको, भाई साहू जी को और बड़े भाई बाबूलाल शर्मा जी को संध्या जवान। जिस प्रकार से ये बस्तर के शांति के नासूर, लाल आतंक के आदमखोर ये हिडम्मा पे सफलता मिली है, वो अद्भुत है, जश्न का दिन है। वास्तव में आपने जो बात प्रारंभिक उद्बोधन में कहा, 10 हो, 13 हो, 21 हो, बहुत सारे जख्म इन्होंने हमारे क्षत्रिय महतारी के कोख पे वार करके दिए और लाल लाल किया था।
आज सर्वप्रथम सुरक्षा बल के जवान, डीआरजी के जवान, स्थानीय प्रशासन को साधुवाद है कि आपके पुरुषार्थ के कारण आज बस्तर इस लाल आतंक से, आज अगर हिडम्मा मारा गया तो मतलब ये मान के चलिए कि लाल आतंक से मुक्त होता हुआ बस्तर, सुनहरा बस्तर, विकसित बस्तर के संकल्प को जो हम प्रतिबद्धता के साथ लेके चल रहे हैं वो साकार होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने स्टेटमेंट दिया, वास्तव में नियत निर्धारण के माध्यम से बस्तर के अंतिम गांव तक, अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक विकास की चहुमुखी आयाम तय करने के लिए, चाहे स्कूल हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, सारी व्यवस्था पे काम किया जाए, साथ ही साथ रक्षा सुरक्षा के लिए भी काम किया जाए। लेकिन इस प्रकार के स्टेटमेंट आज के दिन, बड़े दिन, आज वास्तव में उन कांग्रेस के जो शहीद हुए थे उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उन परिवारों को श्रद्धांजलि होगी जो सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए, आम जनमानस को जो इन्होंने कातिल कत्ल किया था उनको सच्ची श्रद्धांजलि। तो आज के दिन, इतने बड़े दिन पे आज हमको सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है और बदलते बस्तर के परिदृश्य को देखने का अलग नजरिया चाहिए, जो कि हम आपसे उम्मीद करते हैं। चलिए बिल्कुल जवाब ले लेते हैं सौरभ जी से। सौरभ जी, बहुत बड़ा दिन है आज और कांग्रेस के लिए इससे बड़े दिन की कोई खुशी हो ही नहीं सकती है। पूरा का पूरा कांग्रेस नेतृत्व भी उड़ा के रख दिया था हिडमा ने 2013 में। किसको नहीं मारा था? आपके प्रदेश अध्यक्ष हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री हो या फिर पूर्व विपक्ष के नेताओं, सबको एक साथ उड़ा दिया था, पूरा नेतृत्व खत्म कर दिया था, फिर से जड़ें मजबूत करी थी कांग्रेस ने। ऐसे में कांग्रेस के लिए आज बड़ी सफलता का दिन है कि हाँ, सुरक्षा बलों के जवानों ने बड़ा काम किया है, खुशी होनी चाहिए। लेकिन फिर वहां पर आपके नेता ने एक ऐसा बयान दे दिया कि अब जमीनों का क्या होगा, क्या ये बेची जा रही हैं? आज तो खुशी मनाना चाहिए थी कम से कम। निश्चित रूप से संयम जी, सबसे पहले तो मैं सुरक्षा बलों के जवानों को और पूरे प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। और निश्चित रूप से ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज जो इतनी बड़ी सफलता हमें मिली है, मैं तो कहूंगा कि हमें मिली है सामूहिक रूप से। राजनीतिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको अलग रख दिया जाए तो ये पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के हर एक नागरिक की जीत है। क्योंकि मुझे लगता है कि चाहे हम किसी भी दल विशेष से भी रहे, हम निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का और भारत का हर व्यक्ति ये चाहता है कि नक्सलवाद और आतंकवाद भारत से जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ से जाना चाहिए। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे सुरक्षा बल के जवान, जिन्होंने इतनी बहादुरी के साथ नक्सलियों का मुकाबला किया और जिस तरीके से हिडमा को मार गिराया। तो मुझे लगता है कि जो बात भूपेश बघेल जी ने कही वो एक अलग विषय है संयम जी, उस पर हम चर्चा बिल्कुल कर सकते हैं। और वो बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उस तरीके के जो बातें हैं आज बस्तर के ग्राउंड रिपोर्ट से आ रही है। लेकिन उस पर अब बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि खुशी का विषय है। और निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं आप सभी को, आपके चैनल के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, कि हमें आज के दिन इतनी बड़ी सफलता मिली है। और आज के दिन निश्चित रूप से इतिहास में दर्ज होगा और याद रखा जाएगा संयम जी। जी जरूर। बाबूलाल जी, मैंने शुरुआत ही की थी कि कुछ कुछ नक्सलों का आत्मसमर्पण कोई मायने नहीं रखता, खासतौर पर हिडमा जैसे, क्योंकि इनका अंत बहुत जरूरी है। बड़ा दंश इन्होंने दिया है। अब कैसे देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में क्या कुछ कमी रह जा रही है नक्सलवाद को खत्म करने में, और आज के बाद क्या बदलाव आने वाला है? देखिए, एक बात तो समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, ये दोनों सरकारें जो हैं उन्होंने तय कर लिया है कि नक्सलवाद समाप्त करके रहेंगे। ये बात तो क्लियर हो गई है। गृहमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं, पांचों नक्सल क्षेत्र के राज्य जो है, प्रभावित राज्य जो है, सबको निर्देश दिए हुए हैं कि सामूहिक रूप से जो है आदान प्रदान जो है अपने रखें, एक दूसरे से संपर्क रखें और सूचनाएं आदान प्रदान करें। इसमें 3 राज्य जो है इस वक्त जो है ये हिडमा के घेराबंदी करते हुए चल रहे थे और उनको समय दिया गया था कि 30 नवंबर के पहले आप हिडमा को मार दीजिए या उसको सरेंडर करा दीजिए। तो वो जो है लगे हुए थे लोग और ईमानदारी के साथ में जो है घेराबंदी हुई और 12 दिन पहले ही जो है, 30 नवंबर तो बहुत दिन है, 12 दिन पहले ही जो है ये सफलता उनको मिली। मैं बहादुर जवानों को इस बात के लिए बधाई देता हूं, जय हिंद करता हूं उनके लिए। निश्चित रूप से जो है उन्होंने बड़ा काम किया है छत्तीसगढ़ के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, उड़ीसा के लिए, झारखंड के लिए, महाराष्ट्र के लिए, सबके लिए जो है एक खुशी का माहौल होना चाहिए कि ये इतना खतरनाक नेता था नक्सलियों का हिडमा, जिसके रहने से देखिए आपने खुद कहा कि पूरी की पूरी जमात जो है
कांग्रेस की एक साथ बड़े नेताओं की समाप्त कर दी थी, इसी का दिमाग था। बिल्कुल। तो ऐसे व्यक्ति को मैं तो व्यक्तिगत रूप से अगर मुझे कहें तो इसका जो कोशिश की गई थी कि ये समर्पण कर दे, वो समर्पण ऐसे व्यक्ति का कराना ही नहीं चाहिए, इसको गोली ही मारना चाहिए था, जो सही हुआ है। और निश्चित रूप से अब एक बड़ा नेता बचा है, देवा, वो भी अगर मारा जाता है या पकड़ा जाता है, जो भी हो, तो मैं समझता हूं कि जो 2026 की डेडलाइन दी हुई है, वो भी जो है 30 नवंबर की डेडलाइन की तरह जो है पहले ही पूरी हो जाएगी, ऐसा मुझे लगने लगा है। चलिए, तो यहां से एक तस्वीर बदलती दिख रही है। लग रहा है कि मार्च 2026 लक्ष्य जरूर है, लेकिन लग रहा है कि इस साल के अंत तक ही नक्सलवाद का जो खात्मा है वो होता दिखेगा। निशिकांत जी, एक विकास की नई गाथा अब लिखी जानी है, लेकिन उम्मीदें बहुत है देश को भी और छत्तीसगढ़ के उस निवासियों को भी जो वहां रहते हैं। लेकिन खासतौर पर विपक्ष की तरफ से एक सवाल है कि बस्तर की जमीन कॉर्पोरेट को बेची जा रही है, यह आरोप लगाया है भूपेश बघेल ने। उसको भी नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि पक्ष के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि इसको भी कहीं ना कहीं लेके चलना होगा इस मामले को। संयम जी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के मोबाइल में कम्युनिस्ट का चिप घुस गया है। जिस प्रकार से 80-90 के दशक में आपने देखा होगा, तालाबंदी कम्युनिस्ट करा के मजदूरों की हित की बात करके उनके जीवन को नर्क बना दिया, उसी प्रकार से ये भय गुमराह करने का वातावरण है। बस्तर के विकास में जैसे रायपुर का विकास हुआ, तो रायपुर के लोगों का विकास हुआ कि नहीं? हम ये चाहते हैं कि हमारे बस्तर के युवा भाई बहन उस विकास की रफ्तार को महसूस करें जो राजधानी रायपुर और निशिकांत जी, ये बार बार सवाल उठता है, मैं इसलिए फिर से उठा रहा हूं क्योंकि जल, जंगल और जमीन की लड़ाई थी नक्सलियों की भी, और नक्सलवाद एक सोच थी। इसमें कुछ बड़े आगे निकल गए नक्सली, जिनका खात्मा बहुत जरूरी था क्योंकि उन्होंने बंदूकों के दम पर आम आदमी को, मासूमों तक को मार डाला था। लेकिन लग रहा है कि यहां पर उस सोच का तो अंत हुआ ही है, लेकिन जो धारणा है हमेशा रही है कि कहीं जल, जंगल, जमीन जो जिसकी है वो वहां से उनसे छीन ना ली जाए, क्योंकि और जगह हम देख रहे हैं। तो ऐसा कुछ बदलाव की जो बात होगी तो कैसे सत्ता पक्ष इसमें सामंजस्य बैठाएगा? संयम जी, वक्त बदल चुका है। किसी सदी में आप आंख में किसी के धूल झोंक ही नहीं सकते। जब बस्तर के युवाओं को अगर ये विकास की रफ्तार मिलेगी तो वहां भी आपको इसी प्रकार के अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जब आप उनको सुविधा से लेस करेंगे, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, रक्षा हो, सुरक्षा हो, इन विषयों की चर्चा होनी चाहिए। आप उद्योग से ऐसे भय पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। बेलाडीला में जो इंडस्ट्री लगी हुई है वो हमने लगाया था क्या? उससे मतलब किसी को कोई दिक्कत आई क्या? भिलाई में स्टील प्लांट आपने लगाया, उससे क्या हो गया? आप उद्योग के प्रति इस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव दिखाने का प्रयास करते हैं, जबकि उद्योग आएगा तो हाथों को रोजगार मिलेगा। संयम जी, आप आज का युवा क्या चाहता है? हाथ में रोजगार, दूसरे हाथ में मोबाइल और लैपटॉप। अगर वो मिलती है शिक्षा के साथ, अगर रोजगार मिलता है, इसमें पेट में दर्द क्यों होना है? विषय ये आता है, बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल है कि बस्तर के विकास में चहुमुखी आयाम तय करने के सारे एस्पेक्ट को कैलकुलेट करके लेके चलना है। जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है। यहाँ कोई किंतु परंतु नहीं है। जो आपने सोच और विचारधारा की बात की, ये हिडम्मा के खत्म हो जाने से और बड़े भाई जो देवा के नाम ले रहे थे वो भी खत्म होगा, उसका भी समय आएगा। लेकिन ये विचारधारा जो अर्बन नक्सल के रूप में रायपुर राजधानी और दिल्ली की राजधानी में बैठे हैं, उनके पर कतरने का समय है। सारे एक्सपेक्ट पे भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार काम कर रही है। जो फर्जी एनजीओ बना के और फर्जी वकील कपिल सिब्बल टाइप के लोग उसके लड़ाई लड़ते हैं न्यायालय में, कौन देता है पैसा? ये तो सर्वविदित है। तो वो उनकी विचारधारा को भी नष्ट करने का काम करना, हमको कोई इनको दोबारा जन्म लेने का प्रयास करे ऐसा कोई वजह नहीं देना है। और विकास की राह को तय करके बस्तर के सभी वनांचल, सुदूर वनांचल को एकदम बिल्कुल विकास की राह पे लेके आना है। चलिए, बिल्कुल। सौरभ जी से जवाब ले लीजिए। सौरभ जी, ये मानते हैं कहीं ना कहीं कमी थी कांग्रेस शासनकाल में उस चीज की, मनोबल की जो बात की जाती कि आज बीजेपी ने दी डेडलाइन तय की है, सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, काम पूरा सुरक्षा वालों ने किया, तारीफ आप भी कर रहे हैं, लेकिन ये बात होती है मनोबल की, कि मनोबल है तय किया गया मार्च 2026 से पहले हमें खत्म करना है, मतलब खत्म करना है, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप भी देख रहे हैं उसके नतीजे क्या कुछ आ रहे हैं। कांग्रेस शासनकाल में ही कुछ मनोबल की कमी रह गई थी। संयम जी, निश्चित रूप से हम इस बात को बिल्कुल नकारते हैं और कांग्रेस के शासनकाल में तो बहुत अच्छा काम किया हमने।
हमने तो वहां पर जो आदिवासी हैं उनके साथ जो विकास, विश्वास और सुरक्षा की एक जो संबंध स्थापित किया और वहां के जो गांव के लोगों को अपने विश्वास में लेकर के जिस तरीके से कार्य किया, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी उस बात की तारीफ की। अमित शाह जी यहाँ पर 3 बार आए, उन्होंने तारीफ की। और जो डाटा है उससे भी आप देखेंगे कि 80% की किस तरीके से नक्सल घटनाओं में कमी आई। ये सारी चीजें हैं जो कि खुद ही बोलती है ये डेटा। और आप अगर देखेंगे तो पहली बात तो ये कि नक्सलवाद केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक बड़ा रोल होता है। कांग्रेस ने भी शासन किया 2004 से 2014 तक। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। उस वक्त हमने देखा 2010 में जब हमला हुआ था तो उस वक्त के केंद्रीय गृह मंत्री इस्तीफा दे रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मना कर दिया और उसके बाद कोई ऐसा बड़ा ऑपरेशन नहीं चलाएगा कि सफलता मिली हो, कोई बड़े नक्सली मारे गए हो। आज कुछ बदलाव आया, ये तो स्वीकार करती है कांग्रेस। याद दिला दूं कि देश में एंटी नक्सल ऑपरेशन, ग्रीन हंट ऑपरेशन जो है वो 2007-8 में सबसे पहले यूपीए की सरकार ने ही चालू किया। उसी के तहत केपीएस गिल जो नक्सल मामलों के एक्सपर्ट माने जाते थे, उनकी यहां नियुक्ति की गई रमन सरकार में। यूपीए के शासनकाल में ही ये किया गया। तो सबसे बड़ा ऑपरेशन तो तब से चालू हुआ था। और ये जो जैसा कि आपने कहा कि नक्सलवाद जो है ये एक विचारधारा है और ये जिस तरीके से फैला था रमन सरकार के शासनकाल में ही 2 ब्लॉक से लेकर के 14 जिलों में फैला जी। तो उसका जब खात्मा करना है तो तब भी तो 15 साल तक थे ही, तो धीरे धीरे खात्मा होता है। मैं उनके भी सरकार की बात करूं या अपने सरकार की बात करूं, मुझे लगता है कि सामूहिक प्रयास से हुआ। और हमने जिस तरीके की नीति बनाई, आज वो नीति निशिकांत पांडे जी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से विकास, विश्वास और सुरक्षा की जो बात है वो आज वो स्थापित करने का वहां प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की बात आपने की, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी विशेष रूप से ये बात कही कि जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार है वो केंद्र के साथ में और बाकी राज्यों के साथ में एक बहुत अच्छा सामंजस्य स्थापित करके एंटी नक्सल ऑपरेशन को बहुत अच्छे ढंग से संचालित कर रही है। ये केंद्र की बात है जब हमारी सरकार यहां पर थी। तो मुझे लगता है कि हर सरकार का यहां पर जो सहयोग एंटी नक्सल ऑपरेशन में वो रहा। 2 महत्वपूर्ण बात संयम जी यहां पर मैं कहना चाहूंगा। निशिकांत जी ये कह रहे थे कि एनएमडीसी स्थापित किया, बीएसपी का सेल स्थापित किया, उद्योग स्थापित किए। हम भी वही कह रहे हैं कि उद्योग स्थापित किए, नगर नाराज वहां स्थापित हुआ है, लेकिन आज उसको प्राइवेट हाथों में जो सौंपने की बात हो रही है। एनएमडीसी में आप देखिए कि बस्तर के जो लोकल्स हैं उनको कितने अच्छे से वहां पर रोजगार मिला। और बिल्कुल वो सवाल उठाया मैंने कि कैसे विश्वास दिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर बीएसपी में भी अगर आप देखेंगे तो भिलाई के और छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनको पहला प्राथमिकता मिला है ना वहां पर। उसके अलावा फिर बाकी राज्यों से भी आए हैं। तो ये सुनिश्चित किया जाए कि नगर नार का जो प्लांट है वो प्राइवेट नहीं होगा। पहली बात, यहां पर प्रवक्ता साथी बैठे हैं, ये गारंटी दे दें। और आज ऑलरेडी यहां पर जो 3 बड़े माइंस हैं वो ऑलरेडी प्राइवेट हाथों को सौंपे जा चुके हैं। संयम जी ये तथ्य है यहाँ पर कि ऑलरेडी ये प्राइवेटाइजेशन उसका हो चुका है। नगर नार का यही केंद्र सरकार है जो चुनाव चलिए निशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब ले लेते फिर बाबूलाल जी के पास जाएंगे, समय कम है। आज उसका डी इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया सौरभ जी इसी पर जवाब ले लेते हैं। निशिकांत जी बताइए। सौरभ जी, बस्तर के स्थानीय आरक्षण को समाप्त करने वाली भूपेश बघेल की सरकार, आप किस प्रकार से मतलब लॉजिकल तो रहिए, इतना कॉन्ट्राडिक्शन क्यों लाना है? आपने सबके समक्ष बस्तर के स्थानीय आरक्षण को समाप्त करने का काम किया। दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि आपने बोला 2 ब्लॉक से 14 जिले में कैसे आए। आप ये बताओ ना, एक राज्य के एक ब्लॉक से आधा दर्जन राज्यों में कैसे पहुंचे? किसकी सरकार थी? सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक आपके थे। भाई साहब ऐसा है कि जब आपको क्रेडिट लेना है लीजिए, बिल्कुल लीजिए। हम तो चाहते हैं पूरे देश में शांति हो, चाहे कश्मीर हो चाहे यहाँ बस्तर हो। कहीं कश्मीर में एक पत्थर उठाने वाला मिलता है क्या? हजारों हजार रुपए देने के बाद नहीं मिल रहा है। क्या कर रहे हैं? नक्सली में रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रहा है? बात करते हो ना तो पूरे के पूरे लॉजिक छोड़ के आ जाते हो, ऐसा लगता है मुझे। आपने बीएसपी की बात की, मैंने बीएसपी पे जवाब दिया, एनएमडीसी की बात की, एनएमडीसी पे जवाब दिया। अगर ऐसे डिबेट करना है क्या है ना? चलिए ऐसे काम करते हैं। भविष्य में बहुत बड़ा विषय होने वाला है कि क्या कुछ सोच के साथ नक्सलवाद खत्म किया जाता है। आपको रोकता हूँ, बाबूलाल जी से जवाब लेता हूँ। बाबूलाल जी, बदलाव तो आ गया है आज से, और ये क्या समझा 2025-26 आते आते ही कैसे नक्सलवाद खत्म हो रहा है? एक अंतिम सवाल है मेरा ये, और छोटा सा इसमें जवाब जरूर चाहूंगा कि आखिर पहले हम कैसे नहीं कर पाए? आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, क्या इस वक्त हौसले ज्यादा बुलंद है, संसाधन ज्यादा है हमारे पास? पहले क्या कमी रह गई थी? इस सवाल पर तुलनात्मक कहीं न कहीं गंभीर विचार इस पर नहीं हुआ। इसको हल्के में लिया गया। कुछ लोगों ने अगर गंभीरता से लिया भी
तो बहुत ज्यादा प्रभावी कार्यक्रम नहीं कार्रवाई नहीं कर पाए। देखिए एक बात समझ लीजिए जी कि आप ऐसा माहौल बना चुके हैं कि नक्सली हताश हुए हैं और मारे भी जा रहे हैं। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो गैप बना है इसमें आप जल्दी से जल्दी तेज रूप में जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, रोजगार इनकी उपलब्धि वहां करा दीजिए। उस हताश क्षेत्र के अंदर में घुस करके जो आप काम करा दीजिए। पांचों राज्य जो है विकास कार्य तेज करें, कोई भी कमी उस क्षेत्र में न रहे, तो नक्सलवाद जो है कभी पनप नहीं पाएगा। बिल्कुल एक दूसरा बड़ी पक्ष ये है, जी दूसरा पक्ष ये है कि देखिए कि आपने व्यक्ति मार दिया, हिडमा मर गया, लेकिन विचारधारा खत्म नहीं हुई है। ध्यान रखिए, ये चुनौती है आपके लिए, सरकार के लिए। विचारधारा जिंदा रहती है, व्यक्ति समाप्त हो जाता है और जो जोश होता है वो जरूर कम हो जाता है किसी के मर जाने से, नेता के मरने से। लेकिन आपको प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन का सामना इसी विचारधारा के अंतर्गत करना पड़ सकता है, ये भी ध्यान रखिए। क्योंकि बंदूक उन्होंने कंधे से निकाल दी, बंदूक निकालने तो अपराध हो नहीं, अपराधी नहीं रहे, वो एक सामान्य व्यक्ति हो गए। सामान्य व्यक्ति आप मान रहे हैं सरकार की तरफ से, तो वो सामान्य व्यक्ति अपने विचारधारा के तहत जो है आंदोलन जो है आम जनता के लिए कर सकता है। ये भी एक बड़ी चुनौती जरूर, वो उसका अधिकार तो संविधान भी देता है आंदोलन करने का। और अब यहां से एक नई विकास की बयार जरूर शुरू होगी, ऐसा विश्वास हम सबको रखना है, क्योंकि एक अध्याय का अंत हुआ है। छोटी उम्र में ही हिडमा ने बंदूक पकड़ ली थी, उसके बाद बड़े बड़े दंश इस देश को दिए हैं। तो इसी के साथ मैं शुक्र अदा करूंगा आप सभी का। निशिकांत जी आपका भी, सौरभ जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और बाबूलाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज हिडमा मारा गया है, इस हिडमा का यदि आत्मसमर्पण भी होता तो शायद ये देश स्वीकार नहीं करता, क्योंकि हर वक्त हमने देखा कैसे बहुत बड़े बड़े जो हमले इस देश में किए गए, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में, उससे सटे राज्यों, आंध्र प्रदेश हो वहां पर, और उसके बाद उसका जवाब और इंसाफ चाहिए था। इंसाफ आत्मसमर्पण कतई नहीं हो सकता, क्योंकि दंश छोटा नहीं था, सिर्फ मृत्यु होती और वो आज हुई है। लेकिन यहां से विकास की एक नई गाथा की उम्मीद देश कर रहा है, खासतौर पर वो राज्य, वो क्षेत्र कर रहा है जहां यहां पर ये हमला करने के लिए बैठे रहते थे और विकास को रोक कर बैठे थे। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।